हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, दृष्टि IAS के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेशन 18 पर चर्चा करेंगे। आइए आज के सवालों को देखते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? कथन 1, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रायोजित स्कीम है। कथन 2, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। कथन 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से हल किया जा सकता है। जैसे अगर हमें यह पता है कि यहाँ तीसरा कथन गलत है तो विकल्प A, C और D को हटाया जा सकता है, क्योंकि तीसरा कथन इन तीनों ही विकल्पों में मौजूद है। दोस्तों, पहला कथन लगभग स्मार्ट सिटी मिशन से मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि यहाँ देश के प्रत्येक शहर के बारे में कहा गया है। यानी इस कथन में एक अतिवादी शब्द प्रत्येक का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कथन अक्सर गलत होते हैं जिनमें अतिवादी शब्दों का इस्तेमाल होता है। तीसरे कथन पर आते हैं। इस कथन में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है वह न तो व्यावहारिक है और न ही सैद्धांतिक, क्योंकि यहाँ देश में सभी लेन देनों को डिजिटल बनाने की बात कही गई है। यह सही है कि भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं या अभियान चला रही है, जिसकी नींव डिजिटल इंडिया मिशन से रखी गई थी। देश में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल भुगतानों का ग्राफ उठा है। इसे और प्रोत्साहित करने के लिए कभी डिजिधन मेला आयोजित किए जाते हैं तो कभी डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाता है। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसका नाम है ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पहुंच और जागरूकता बढ़ाना। अब हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 की बात करते हैं। सरकार ने डिजिटल भारत बनाने के लिए इस पहल को शुरू किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी युक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सीधी भागीदारी को बढ़ावा देना इसका मकसद था। 2017 के इस हैकाथॉन में सरकार के कई विभागों का देश के विद्यार्थियों से सीधा संवाद हुआ था। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने इनोवेटिव आइडियाज से डिजिटल समाधान पेश करें। आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 और 2019 में भी आयोजित हुए। 2017 में पहली बार आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विकसित होता जा रहा है। देश भर में यह बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां देश के अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे उद्योग, व्यावसायिक लोग, अलग अलग संगठन, विद्यार्थी और सरकारी विभाग एक साथ मंथन करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा कथन, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, पहले हम यह जान लेते हैं कि बौद्धिक संपदा में क्या क्या शामिल हैं। इसमें पेटेंट के अलावा भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट्स भी आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण देने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे पेटेंट अधिनियम 1970, माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 और डिजाइन अधिनियम 2000। 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। शीर्षक रखा गया क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। भविष्य में IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रोडमैप क्या होगा, इसके लिए इस नीति को बनाया गया था। पॉलिसी का मिशन स्टेटमेंट है, भारत में एक गतिशील, आकर्षक और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली को प्रोत्साहित करना। इस नीति के उद्देश्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता, पहुंच और प्रोत्साहन। दूसरा है IPR का सृजन करना। तीसरा है विधिक और विधायी रूपरेखा, मजबूत और प्रभावी IPR कानून बनाना जो बड़े लोकहित के साथ अधिकारों के स्वामियों के हितों को संतुलित करे। चौथा है प्रशासन और प्रबंधन, सेवा पर जोर देने वाले IPR प्रशासन को आधुनिक और सशक्त बनाना। पांचवा है IPR का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण के माध्यम से IPR का मूल्य प्राप्त करना। छठा है प्रवर्तन और न्याय निर्णयन, IPR का उल्लंघन रोकने के लिए प्रवर्तन और न्याय निर्णयन तंत्र को मजबूत करना। सातवां है मानव पूंजी विकास, IPR में अध्यापन, प्रशिक्षण, शोध और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन संस्थाओं और क्षमताओं को मजबूत करना और उनका प्रसार करना। आपको बता दें कि इस नीति के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र है कि भारत इस नीति के मद्देनज़र WTO के दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते से प्रतिबद्ध है। WTO का ट्रिप्स समझौता इन सभी IPR को संरक्षण देता है। भारत WTO का एक अहम सदस्य है और इन अधिकारों को संरक्षण देने के लिए भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इसके अनुपालन के लिए देशों से घरेलू नीति या कानून बनाने का जिक्र करता है। इसलिए भारत ने इस नीति को अपनाते हुए ट्रिप्स समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दूसरे कथन पर आते हैं। दोस्तों, अभी के समय में देखें तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में इस नाम का कोई विभाग नहीं है। 2017 या उससे पहले के नज़रिए से देखें तो यह कथन सही है। औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग इन मामलों को देखने के लिए नोडल एजेंसी था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर उद्योगों का संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग रख दिया गया है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि उद्योगों का संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक भारत में IPR से जुड़े मामलों को देखता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? कथन 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। कथन 2, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। कथन 3, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3।
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बीते सालों के पेपर्स को आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जीनोम से जुड़ी तकनीकों पर काफ़ी फोकस किया गया है। यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग पर प्रश्न बना है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, पहले यह जान लेते हैं। यह बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव के अंदर पूरे जीनोम के जीनों के सीक्वेंस को बदला जा सकता है। पौधों या फसली पौधों के संबंध में जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इस बारे में NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बताता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का कृषि विज्ञान में काफ़ी उपयोग है। जीनोम सीक्वेंसिंग से हम फसली पौधों की आनुवंशिकता को जान सकते हैं, जिससे उनके लिए ऐसी दवाओं का विकास किया जा सके जो उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करे और सूखा के प्रति सहनशील बनाए। जीनोम सीक्वेंसिंग से फसली पौधों की नई किस्मों को बनाने में मदद मिलेगी। नई किस्मों को बनाने में पहले से कम समय लगेगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग से यह जानने में भी सहायता मिलती है कि फसलों में पोषी रोगाणु संबंध कैसे हैं, इसलिए यहाँ सभी कथन सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त या उपभुक्त पदार्थ एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्रोमोनित वनस्पति तेल और तीसरा युग्म है चाइनीज फास्ट फूड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी युग्म सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, यूपीएससी 1-2 प्रश्न अक्सर ऐसे बनाता है जो जनरल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, यानी आपसे अपेक्षा की जाती है कि सामान्य लोग, खासकर विद्यार्थी, आम जीवन में जिन उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं या उनकी जीवन शैली का वह हिस्सा बन गए हैं, उनके बारे में वे जानते हैं या नहीं। दूसरे तरीके से बोलें तो किसी भी उत्पाद पर, उसके रैपर या पैकिंग पर उसमें मिले इंग्रेडिएंट्स की जानकारी छपी होती है। इन्हीं से जुड़ी अवेयरनेस से पूछा गया यह सवाल है। बहरहाल यहाँ मिलावट पर सवाल बना है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे किया था कि कॉस्मेटिक सामानों जैसे लिपस्टिक, आई शैडो, ब्लशेस, कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पू और बॉडी लोशन में किस तरह की अशुद्धता पाई जाती है। सर्वे में पाया गया कि इन उत्पादों में शीशा पाया जाता है, जबकि कुछ मात्रा में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी और निकेल के पाए जाने की बात भी कही गई। फ्रेंड्स, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। इसे साइट्रस को अलग अलग फ्लेवर देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूरोप और जापान में इसे खाद्य मिलावट के तौर पर बैन किया गया है। कुछ साल पहले कोका कोला कंपनी ने भी अपनी सभी ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल के उपयोग को बंद करने का फैसला लिया था। इसके उपयोग को रोकने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि स्वास्थ्य जानकार मानते हैं कि ब्रोमीन से त्वचा, नाक, मुंह और पेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा जो लोग अधिक मात्रा में साइट्रस सोडा का सेवन करते हैं उनमें मानसिक रोगों के लक्षण भी देखे गए। दोस्तों, मैगी में मिलावट पर चले विवाद के बारे में शायद ही कोई न जानता हो। इस मसले पर काफ़ी विवाद रहा कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मिलावट की जाती है। यह एक अनावश्यक एमिनो एसिड है। यह न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को केमिकल ट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, यानी किसी न्यूरॉन से छोड़े गए रासायनिक एजेंट्स में से एक जो पास के न्यूरॉन्स या ग्लैंड सेल्स को उत्तेजित करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही युग्म सही हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्रग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, या फिर पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आपको हमेशा से बताया गया है कि सुर्खियों में रहने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए।
यूपीएससी अक्सर इन टर्म्स के बारे में गहराई से न पूछकर उसका किस चीज से संबंध है यह पूछता है। ये चारों ही टर्म्स 2015 से 2017 के दौरान द हिंदू जैसे अखबारों में आते रहे थे। ये सभी टर्म्स ब्रह्मांड के अवलोकन और उसे समझने से संबंधित हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के आसपास की एक सीमा है जो ब्लैक होल के आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित करती है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन किसी वस्तु के पलायन वेग से संबंधित है। वैज्ञानिक शब्दावली में वे क्वांटिटीज जिन्हें गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष में एक ऐसे लोकेशन पर जहां वे अनंत हो जाती हैं, उस लोकेशन यानी अवस्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी या स्पेस टाइम सिंगुलरिटी कहते हैं। स्ट्रिंग थियरी की बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में यह एक ऐसा प्रयास है जो 20वीं सदी की भौतिकी के दो मूल स्तंभ क्वांटम मैकेनिक्स और एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक करता है। स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का कॉन्सेप्ट है जो 4 मूलभूत बलों यानी शक्तिशाली बल, कमजोर बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बलों को एकीकृत करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।